स्वागत है आप सभी लोगों को आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों की डिमांड पर है। आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही है तो मैं इस तरीके की वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें आपको एक जो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगी नेगेटिव वाली, वो आपको इसमें फिल करना है। तो इसका करेक्ट कौन सा होगा, पहले मैं इसको रीड करता हूँ, फिर उसको आपको इसमें एक फिट होगा वो आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, तो सी मैं वन बाई वन करके सारे ऑप्शंस को फिल करूंगा। ठीक है, सी डोंट लाइक कॉफ़ी, या फिर सी डजंट लाइक कॉफ़ी, या फिर सी इजंट लाइक कॉफ़ी, या फिर सी हेजंट लाइक कॉफ़ी। तो सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट में कौन सा है, ये नेगेटिव का है। जब हम सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है तो उसमें आप सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के लिए डोंट लगाते हैं। ठीक है, और अगर वही सिचुएशन पास्ट की होती, यानी पास्ट में नेगेटिव बनता, तब उसको आप डिड नॉट का यूज करके बनाते हैं। तो हम इसको देखते हैं क्या इसके लिए करेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी सब्जेक्ट है। सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा नेगेटिव में, डज नॉट लगेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। डोंट किसके लिए यूज करते हैं हम, डोंट करते हैं हम प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल में क्या क्या होंगे, यू, दे, बी, यू, है ना। यू, दे, बी, और कोई प्लूरल हो सकता है, मतलब दो नेम भी हो सकते हैं, है ना, प्लूरल के लिए। तो इस सिचुएशन में आपको डोंट का यूज करना है। ठीक है, और जब पास्ट में नेगेटिव बनता तब आप क्या लगाते हो उसमें, नेगेटिव में डिड नॉट। ठीक है, याद रखना है क्या यूज करते हैं आप उसमें, डिडंट। ठीक है, ये आपको यूज करना है जब पास्ट में नेगेटिव बनेगा तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा, मैं रीड करता हूँ अगला। आई हैव बीन लिविंग ईयर, और वन बाई वन ऑप्शन भी फिल करता हूँ। आई हैव बीन लिविंग ईयर सिंस 5 ईयर, या फिर आई हैव बीन लिविंग ईयर बाय 5 ईयर, या फिर आई हैव बीन लिविंग ईयर फ्रॉम 5 ईयर, या फिर आई हैव बीन लिविंग ईयर फॉर 5 ईयर। ये सेंटेंस कौन सा है, जब सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज़ बीन, या फिर हैड बीन, या फिर विल हैव बीन आए तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा उसके बाद, और जो मेन वर्ब है वो आईएनजी वाली हो तो वो सेंटेंस कहलाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो उसमें आपको ये टाइम है वो टाइम पीरियड के अनुसार, टाइम ड्यूरेशन के अनुसार मतलब आपको फिल करना होता है। ठीक है, इसमें आपको सिंस, बाय, फ्रॉम या फिर फोर आएगा, ये हम समझते हैं। आई क्या है, अच्छा ये तो हो गया, इसमें हमेशा याद रखना है आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, है ना। यू के साथ भी हैव लगेगा। ठीक है, आई यू, बी हो गया, दे हो गया, ये प्लूरल के साथ हैव लगेगा। और सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ऐसे सी, ही, इट, या फिर कोई नेम होगा। ठीक है, और सिंगुलर चीज़ होगी उसके लिए, सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, तो उसमें आप हैज़ लगाएंगे। हैड किसके लिए लगाते हैं, आप हैड लगाते हैं पास्ट के लिए। विल हैव लगाएंगे फ्यूचर के लिए। चलिए इसको आगे देखते हैं और समझते हैं इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा। आई हैव बीन लिविंग ईयर, और इसके बाद जो फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, हैव बीन, हैज़ बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी मैन वर्ब की। ठीक है, ईयर 5 ईयर यानी सिंस 5 ईयर आएगा, या फिर बाय 5 ईयर, या फिर फ्रॉम 5 ईयर, या फिर फॉर 5 ईयर। सिंस और फोर एक बार और समझते हैं हम इसको कैसे यूज करते हैं। किसी टाइम पीरियड के लिए आप किसका यूज करते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड के लिए आप किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना है टाइम पीरियड मतलब कोई 4 साल से रह रहा है, मतलब 2 साल से रह रहा है, या फिर 4 साल से रह रहा है, तो ये क्या होगा, उसका टाइम पीरियड हो गया, है ना। उसने इतना टाइम वहाँ पर बिताया है, कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड, है ना, 2 घंटे भी हो सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें टाइम पीरियड की बात की गई है उसके लिए आप फोर का यूज करेंगे। और एक टाइम ड्यूरेशन से लेके, अच्छा एक टाइम पीरियड हो गया, एक होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी तक जो रह रहा है ना, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, उसके लिए आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस का यूज कैसे करेंगे आप, मैं बोलूँगा कि मैं 2020 से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं कब से रह रहा हूँ, 2020 से, और मैं अभी तक रह रहा हूँ, है ना। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बिंदु है, वहाँ से लेके अभी तक चल रहा है, उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सिंस और फोर का यूज करना है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा सेंटेंस है वो किसके लिए करेक्ट होगा, कौन सी इसमें करेक्ट होगा सिंस और फोर में से। तो दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है इसमें, बाय और फ्रॉम, बचे हमारे पास सिंस फोर। मैं इसमें 5 साल से रह रहा हूँ, अब 5 साल से रह रहा हूँ मतलब इसके लिए क्या, एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता कि मैं 2020 से रह रहा हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा टाइम पीरियड, या फिर मैं मंडे से स्कूल आ रहा हूँ, है ना, तो वहाँ से आ रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ से रह रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन होगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया जाएगा उसमें, वहाँ से ऐसा कर रहा हूँ या फिर ऐसा हो रहा है वहाँ से, तो उस सिचुएशन में आपको सेंस का यूज करना होता है। ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा आई हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लूँगा, प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, है ना। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, मैं सुबह से ही ग्राउंड में खेल रहा हूँ। तो एक टाइम पीरियड कौन सा हुआ हमारा, सुबह से यानी मॉर्निंग से, तो ये टाइम पीरियड है जब से मैं स्टार्ट किया था तब से अब तक खेल ही रहा हूँ, है ना। और टाइम पीरियड होगा उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मतलब मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तब आप इसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे, है ना।
ऐसे आपको इस सिचुएशन को ध्यान में रखना है, दो अलग अलग सिचुएशन होंगे उसको, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, ही गो टू स्कूल एवरी डे या फिर ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे या फिर ही गोज टू स्कूल एवरी डे या फिर ही गॉन टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, चलिए इसको समझते हैं हम पहले। ही क्या है और ये सेंटेंस कौन सा है, ही के बाद आपको इसमें से फिल करना है, गो आप फिल करेंगे पहले, ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ही के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और ये चीज़ आपको मैंने पहले इससे जो वीडियो थी उसमें आपको समझाया था, ठीक है। क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्लूरल होगा वो किसको फॉलो करेगा, प्लूरल वर्ब को यूज करेगा, यानी कोई भी प्लूरल ऐसी सब्जेक्ट है जो प्लूरल है तो वो हमेशा प्लूरल उसकी वर्ब होगी उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट कभी भी प्लूरल जो सब्जेक्ट वर्ब होगी उसको कभी नहीं लेगा, तो इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा गो। चलिए गोइंग को हम फिल करते हैं, तो ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, गोइंग मतलब जो कॉन्टिन्यूस वाली मैन वर्ब होगी वो आईएनजी वाली है, इसमें आईएनजी से पहले हमेशा मतलब जो आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की उससे पहले हमेशा इन चीज़ों में से किसी एक का होना बहुत आवश्यक है। कौन कौन सा, ए जो होना चाहिए, एम होना चाहिए, या फिर आर होना चाहिए, या फिर वॉज होना चाहिए, ठीक है, या फिर बर होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, इस एम आर और विल बी फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं। तो इन कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म से पहले इनमें से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे बोलता ही की एक सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं कंटिन्यूस में, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तब तो ये करेक्ट हो जाता है गोइंग वाली फॉर्म लगाते, तो ये तो अभी के लिए इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। अच्छा सी ऑप्शन हम फिल करते हैं, सी ऑप्शन में क्या है, गोज, और ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, जब एस और ई एस वाली फॉर्म आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं तो वो करेक्ट कहलाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा इसमें डी ऑप्शन में गॉन है, गॉन किसके साथ लगता है इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। गॉन किसके साथ यूज करते हैं आप, ये क्या है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे हम V3 बोलते हैं, ठीक है। V3 से पहले हमेशा क्या होना चाहिए, जब परफेक्ट वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो या तो ये उसके लिए यूज करते हैं हम पैसिव के लिए, लेकिन अभी हम एक्टिव के लिए इसको कैसे पढ़ते हैं, आपके V3 से पहले हैज़ और हैव या फिर हैड होना चाहिए या फिर विल हैव होना चाहिए, तो इन कंडीशन में आप जो गॉन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर पाएंगे, ठीक है, विल हैव। तो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, मतलब इससे गॉन लगाने से पहले हम यहाँ पर गॉन लगा भी देते हैं, तो इससे पहले इनमें से कोई ऐसी वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ नंबर का सेंटेंस है हमारा दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हैड, ठीक है, दे हैड डिनर व्हेन आई अराइव्ड, ये गलत हो जाएगा, हैड के बाद कौन सा यूज करते हैं हम, दे हैड डिनर व्हेन आई अराइव्ड, क्योंकि इसमें हैड अगर हम फिल करते हैं ना, हैड क्या एक परफेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं पास्ट की सिचुएशन के लिए, लेकिन इसके बाद की जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी होनी चाहिए, V3 होनी चाहिए, तो डिनर है ना वो V3 नहीं है, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डिनर इसके लिए अगर V3 नहीं है यहाँ पर जो मेन वर्ब है तो वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको भरते हैं, हम इसमें फिल करते हैं, दे आर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, दे आर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, तो इस सिचुएशन में आपको एक चीज़ समझने की जरूरी है, एक चीज़ समझना जरूरी है, इसमें आपने एक वर्ब है दे के बाद, दे तो चलो ठीक है इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के लिए आपने आर का यूज किया, मतलब ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें होगा क्या, हैविंग क्या एक आईएनजी फॉर्म है, ये भी यहाँ तक के लिए करेक्ट है। जब आप आगे पढ़ते हैं इस सेंटेंस को व्हेन आई अराइव, तो ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का है, और ये कौन सा बनना है, इससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनना है, मतलब दे आर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट है तो इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, है ना। तो ये सेंस क्या देगा यहाँ पर, वे खाना खा रहे हैं जब हम वहाँ पहुँचे या फिर जब हम पहुँचे, ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना इसका, हम खाना खा रहे हैं जब वे पहुँचे, है ना, तो ये गलत हो, जब मैं पहुँचा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, हैव हैड, ठीक है, हैव हैड, तो दे हैव हैड ये कभी नहीं लगेगा, ठीक है, दे हैव हैड डिनर व्हेन आई अराइव्ड, ये भी गलत हो जाएगा, इसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पर। अब डी ऑप्शन बचा हमारा वर हैविंग, तो दे वर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर बर भी क्या है, एक प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, और कौन सा है, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं बर, और इधर भी पास्ट का सेंटेंस है तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, हैविंग मतलब बॉस बर के बाद हम आईएनजी फॉर्म लेंगे, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, तो दे वर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, मतलब वे खाना खा रहे थे जब मैं पहुंचा, ठीक है, ये सिचुएशन एकदम करेक्ट बन रही है ना, वे खाना खा रहे थे मतलब कोई ऑनगोइंग एक्शन है पास्ट में, मतलब पास्ट में कोई एक्शन चल रही थी जब मैं वहाँ पर पहुंचा था, मतलब वो खाना खा रहे थे जब मैं वहाँ पहुंचा, है ना, तो ऐसे इसका यूज आपने यहाँ पर किया है वर हैविंग का, ठीक है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, 5वां नंबर का सेंटेंस है विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस है,
अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है इसको ज़्यादातर हम कभी कभी गलत बोलते हैं, आई एम एग्री बोल देते हैं बहुत से लोग, तो इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा, आई एग्री इसके लिए करेक्ट होगा। सो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है, आई एग्री। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, आई हैज़ फिनिश्ड माई होमवर्क, या फिर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, या फिर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, या फिर आई एम फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, तो इसमें हैज़ फिल करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, जिसमें ही, सी, इट या फिर कोई नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन पर्सन कुछ भी हो सकता है ना, तब आप हैज़ का यूज़ करते हैं। और जब हैव का यूज़ करना होगा तो किस किस के साथ होगा, आई और यू के साथ। ठीक है, आई और यू के साथ क्या लगेंगे, हैव का यूज़ करेंगे आप। इसके अलावा भी बी, दे, है ना, या फिर कोई प्लूरल या फिर कोई दो नाम भी हो सकते हैं, है ना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, तो आई क्या है, आई एक एक्सेप्शन है ना, आई और यू है तो सिंगल पर्सन, लेकिन इनके साथ क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई हमेशा हैव लेगा, ऐसे यू लेता है। तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं करेक्ट हो सकता, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो करेक्ट सेंस देगा ना। अगर हैड भी लगाते हैं, आई के साथ हैड यूज करते हैं हम, मतलब हैड तो सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, तो आप इसको फिल करते हैं तो कैसे बनेगा इसका, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी है और हैड का यूज भी हो रहा है, हो भी सकता है, लेकिन इसलिए यूज नहीं करेंगे हम इसका यहाँ पर, क्योंकि आपको कोई कंफर्म नहीं है कि ये पास्ट की सिचुएशन इसमें सेंटेंस में बोलने से पता चल रहा है कि पास्ट के लिए यूज किया जाएगा इसमें हैड। अगर मैंने बोल दिया आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, लेकिन इससे क्लियर नहीं हुआ कि ये पास्ट के लिए सिचुएशन है इसमें सेंटेंस, अगर आगे ऐसा होता आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन आई अराइव्ड एट होम, मतलब आई नहीं, मैं किसी और के लिए बोल सकता हूँ इस सेंटेंस को, जैसे यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क व्हेन आई रीच्ड, मतलब आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था जब मैं पहुंचा। तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी, तब आपको पास्ट वाले जो सेंटेंस है ना उनका यूज करना होता है। उसमें क्या होता है, दो सेंटेंस रहेंगे, पहला क्लोज रहेगा उसके बाद दूसरा क्लोज रहेगा, ये हमेशा याद रखना। इस तरह की सिचुएशन होगी तभी आपको क्लियर होगा कि पास्ट सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो सकता है या फिर पास्ट परफेक्ट का हो सकता है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको हैड का यूज करना होगा जब उसमें दो क्लोज हों, उससे क्लियर भी होगा। मैं इसको बोलता, मैं यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, कोई नाम भी ले सकता हूँ, मैं राहुल नाम ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं बोलता हूँ राहुल, राहुल हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क व्हेन आई रीच्ड देयर होम, या फिर रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पर पहुंचा तब उसने उसका होमवर्क है ना वो कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हैड का यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, सी हैज़ लोस्ट लूज हर कीज, या फिर सी लोस्ट हर कीज, या फिर सी हैज़ लूजिंग हर कीज, या फिर सी हैज़ लूजेज हर की। तो इसमें सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो हैज़ इसके लिए सही है। अब इसके बाद हैज़, इससे पता चल रहा है हैज़ और हैव या फिर विल हैव या फिर हैड आता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ब की मेन वर्ब बी3 यूज करते हैं। तो इनमें से बी3 कौन सी है, बी ऑप्शन में है लोस्ट, लूज की बी3 जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लोस्ट बनती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी हैज़ लोस्ट हर कीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, 8 नंबर क्या है हमारा सेंटेंस, इसको समझते हैं। बी डोंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, या फिर बी डिडंट वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, या फिर बी डिडंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, या फिर बी नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, चलिए इसको समझते हैं हम पहले। तो बी क्या है, एक बी एक प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं पहले। ठीक है, नॉट गो तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं लगता, नेगेटिव वाला सेंटेंस बनता है ना जब प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल, उसका नेगेटिव बनेगा, तो उसमें हमेशा क्या क्या लगाते हैं हम, जब प्रेजेंट की बात होती है तब क्या लगाते हैं हम, डज नॉट, डज नॉट, ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए और सिंगुलर के लिए। डोंट किसके लिए लगाएंगे आप, डोंट लगाते हैं आप प्लूरल के लिए, ये किसके लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए दोनों। डिड नॉट कब लगाते हैं आप, डिडंट जब पास्ट के लिए सिचुएशन हो, और विल नॉट भी यूज होगा वो फ्यूचर की नेगेटिव के लिए होता है, यानी सिंपल का जो फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस, उसमें आप विल नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम विल नॉट है, विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वो बॉन्ट होती है, आपको अगर पता होगा तो WON, फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी के बाद टी लगाते हैं हम उसमें, बॉन्ट उससे बोलते हैं। ठीक है, तो विल नॉट हम उसमें यूज करेंगे, ये किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए। तो इस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हमारा क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमारा जो नेगेटिव का है वो प्लूरल होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ हमें देखना है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो लास्ट नाइट लगा है इससे क्लियर हो रहा है हमें, ये कौन सा है, ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की सिचुएशन की बात हो रही है, मतलब जो बीत गई है उसकी बात हो रही है। तो नाइट जो बीती है उसकी बात हो रही है, तो इसमें हमें देखना है डोंट क्या है, डोंट प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लूरल के साथ लग भी सकता है, बी डोंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। अगर इसमें लास्ट नाइट पास्ट की बात हो रही है तो इसके लिए गलत हो जाए, क्योंकि प्रेजेंट के लिए यूज होता है। डिडंट, ठीक है, डिडंट किसके लिए यूज करते हैं हम, पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद जो नेगेटिव के बाद मैन वर्ब होगी ना, गो की,
वो गो ही रहेगी, है ना। उसके बाद हम उसमें फिर से वो नहीं लगा सकते इसमें सेकंड फॉर्म, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद बचा हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में से ये तो कभी नहीं लगेगा, ठीक है, इन सिचुएशन में आपने देखा होगा। इसमें से डी का तो कभी यूज ही नहीं करेंगे, गलत है ये तो। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। डिडंट गो, डिडंट किसके लिए लगाते हैं हम, पास्ट के लिए। तो लास्ट नाइट पास्ट की सिचुएशन है तो हम इसमें डिडंट लगा दिया। उसके बाद जो वर्ब की मेन वर्ब है गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म या फिर इसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं B1, वो हमने इसमें यूज किया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी डिडंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ आई वॉज यू आई वुड अपोलोजाइज, या फिर इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, या फिर इफ आई एम यू आई वुड अपोलोजाइज, या फिर इफ आई बी यू आई वुड अपोलोजाइज। इस सेंटेंस को अगर आपको पता है इसके बारे में, सेंटेंस किस सेंटेंस का है, तो आप इसको बना देंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको इसको एक बार शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने कंडीशनल वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ाया है, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकंड कंडीशनल, एक होता है थर्ड कंडीशनल। तो 4 तरह के हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, 2 क्लोज रहेंगे, ऐसे इसमें एक क्लोज ये है जो कॉमा लगा है यहाँ तक, फिर दूसरा क्लोज यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होगा, जो पहला क्लोज होगा, है ना, पहला जो क्लोज होगा वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, और दूसरा क्लोज है वो भी प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, ठीक है। मैं एक एक सीन सबको क्लियर करता हूँ, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एकदम पूरा क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, 2 क्लोज होंगे, वो क्लोज दोनों प्रेजेंट सिंपल के होंगे, और एक किस लिए यूज करते हैं पहले इसको ये समझते हैं हम। जीरो कंडीशनल में कोई ऐसी कंडीशन है, मतलब जो वर्ल्ड वाइड उस एकदम सेम है सब जगह। जैसे मैं बोलता हूँ, जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं उसको, तो वो क्या करेगा, उबलना शुरू कर देगा, है ना। ये क्या एक जनरल ट्रूथ है ना, एक सच्चाई है जो सब जगह सबको पता है। और यहाँ पे आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर कहीं दूसरी जगह करेंगे तो वो बात दोनों जगह सेम होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए आप किसके यूज करते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस का हम किस लिए यूज करते हैं, आपको क्लियर हो गया, जिसमें आप एकदम जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो जनरल ट्रुथ के लिए आप इसमें जीरो कंडीशनल का यूज करेंगे, ठीक है। मैं इसको अगर सेंटेंस से क्लियर करता हूँ, पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्योंकि 2 क्लोज रहेंगे इसमें। आप इसमें पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर में इफ़ लगाएंगे, ठीक है। इफ़ जैसे इसमें लगाया, इफ़ के बाद एक सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, उसमें प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद ये पहला क्लोज हो गया। अब दूसरा जो क्लोज बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा उसके बाद प्रेजेंट सिंपल। तो ये तो इसके लिए क्लोज होगा। अब इसके लिए मैं एक सेंटेंस से, इसी का सेंटेंस है उसी को मैं बताता हूँ जो मैं आपको अभी बता रहा था। ऐसे अगर आप पानी को हीट देते हैं, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ़ एक सब्जेक्ट लेते हैं यू, इफ़ यू हीट वाटर, ठीक है, इफ़ यू हीट द वाटर, ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ यू हीट वाटर वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हो गया हमारा पहला क्लोज। अब दूसरा क्लोज क्या होगा, इट बॉइल्स। अब मैं यहाँ से सब्जेक्ट दूसरा लिया ना, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना है आपको, इससे पहले और इफ के बाद भी एक सब्जेक्ट होगा। तो आप सब्जेक्ट लिया इट बॉइल्स, है ना, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ना, इट बॉइल्स। ये भी प्रेजेंट सिंपल का है पहला, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल का है। तो ऐसे आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाना होता है। और ये जनरल ट्रूथ के लिए जो हमेशा होता है ना, वो कि रियल होगा, फैक्ट होगा, रूल्स होगा, है ना, हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए हमेशा आप इसका ऑलवेज ट्रू वाली जो सिचुएशन है उसके लिए आपको इसमें यूज करना होगा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस भी समझते हैं हम, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसको समझते हैं हम। इसमें क्या होगा, 2 क्लोज रहेंगे इसी तरीके से। अब यूज किस लिए करते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल का, पहले ये समझते हैं हम, जो कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है। इससे पहले जो जीरो कंडीशनल है उसमें कोई संभावना या पॉसिबिलिटी बात है ही नहीं, वो रियल और ट्रुथ के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना। अब फर्स्ट कंडीशनल है ना, वो पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी फ्यूचर में होने की, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशनल का। इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा इफ़ लगाएंगे आप, उसके बाद पहले की तरह प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है। इफ़ लगाया, एक सब्जेक्ट लिया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ये सब्जेक्ट लिया, उसके बाद आपने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लगा दिया, ये तो हो गया पहला क्लोज। दूसरा क्लोज क्या रहेगा, इसके बाद फिर से एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको इसमें एक फ्यूचर की जो वर्ब है वो यूज करना है, विल। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसमें क्या था, सेकंड क्लोज है ना, वो प्रेजेंट सिंपल का था, पहला भी प्रेजेंट सिंपल था, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल था। इसमें पहला प्रेजेंट सिंपल रहेगा, दूसरा फ्यूचर का रहेगा, है ना, सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल का इसमें रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको हम किससे समझते हैं, हम जो फर्स्ट कंडीशन है इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, अच्छा चल मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मौसम को देख करके ऐसा लग रहा है कि कल बारिश होगी,
ठीक है, बारिश होने की क्या एक पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कल बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, है ना, या फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, या फिर मैं घर पर ही रह जाऊँगा या घर पर ही ठहरूँगा, ठीक है, स्टे करूँगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसमें एक सेंटेंस लिख देता हूँ इसी से रिलेटेड, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है ना, ये संभावना जताने के लिए हम यूज करते हैं इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स। ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया यहाँ तक। इफ़ इट रेन्स टुमारो, यानी कल की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं इसमें टुमारो भी लिख ही देता हूँ, टुमारो। इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम, आई विल स्टे होम, ठीक है, मैं घर पर ही रहूँगा, आई विल स्टे एट होम। ठीक है, तो एक किसके लिए दिखाने के लिए यूज करते हैं हम, पहला जो हमारा क्लोज ऑफ प्रेजेंट सिंपल का होगा, दूसरा फ्यूचर सिंपल का होगा, और ये पॉसिबिलिटी के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो पहले हमने जीरो कंडीशनल है उसमें कोई संभावना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, वो एकदम ऑलवेज ट्रुथ के लिए यूज करते हैं हम जीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में संभावना होगी उसके लिए यूज करेंगे, जो कि एक फ्यूचर की संभावना होगी उसके लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल। ठीक है, हमने देख लिए दो कंडीशनल हमने देखे, जीरो और फर्स्ट कंडीशनल। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, सेकंड कंडीशनल है। इसमें क्या रहेगा, ऐसे इसमें भी दो क्लोज रहेंगे, पहला क्लोज रहेगा दूसरा क्लोज रहेगा। अब इसको देखते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज होगा, अनरियल सिचुएशन के लिए यूज होगा, जिसमें आप केवल इमेजिन करेंगे ऐसी सिचुएशन को कि ऐसा होता तो वैसा होता। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं आज हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रहा होता, या फिर मैं टीचर होता तो मैं स्टूडेंटों को पढ़ा रहा होता। ठीक है, इस तरीके की आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, मतलब जैसे आप है नहीं लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा होता तो वैसा करता, कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन जिसमें आप इमेजिन कर रहे हैं। वो इमेजिनेशन प्रेजेंट में भी कर रहे होंगे, मतलब आप अभी कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर में होते या फिर होने की ऐसी इमेजिनेशन है, ऐसी इमेजिन कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को, तब आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो में पढ़ा तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ फिर से। जीरो कंडीशनल में कोई संभावना वाली बात नहीं है, वो हमेशा ट्रुथ और फैक्ट के लिए, जो हमेशा ट्रू होता है उसके लिए आप यूज करते हैं। इसके बाद से फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, पॉसिबिलिटी होनी है, मतलब वो रियल में होने की संभावना है, उसके लिए आप करते हैं फ्यूचर की जो संभावना है उसको, उसके लिए। और सेकंड कंडीशनल में उसमें कोई पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं है, उसमें तो आप केवल इमेजिन ही कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है सीधी सीधी, जिसमें केवल आप इमेजिन ही कर रहे हैं सिचुएशन, मतलब ऐसा हो नहीं आप। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ़, आपको इफ़ लगाना है, इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, इसमें पास्ट सिंपल लेना है आपको इसमें। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, पास्ट सिंपल। ये तो हो गया हमारा पहला क्लोज। सेकंड क्लोज इसी का बनेगा, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना है, इसमें फिर से पास्ट, जो पास्ट वाली फॉर्म है वो आपको इसमें लेना है। पास्ट वाली फॉर्म किसकी होगी, वो उसमें ऐसे, उसमें हमने बिल लिया था, है ना। तो अब इसमें बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें वुड हो जाएगा बिल का, है ना, क्योंकि ये एक इमेजिन वाली सिचुएशन है। वुड लगा दिया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा आगे। ये तो हमारे दो क्लोज होगा इसकी। अब इसी को हम एक सेंटेंस लेके समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं टीचर होता, ठीक है, अब ये खुद में कुछ होने की, यानी पोजीशन के लिए आप यूज करेंगे इसमें। ठीक है, पोजीशन के लिए आप करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इफ़, इफ़ आई वॉज, इफ़ आई वॉज नहीं लगाएंगे, सॉरी, बर लगेगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है, एक रियल सिचुएशन नहीं है ना। रियल के लिए हम वॉज या फिर एम आर इस तरीके के वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब अनरियल वाली सिचुएशन आएगी तो आप इसमें वॉज की जगह बर का यूज करेंगे। ठीक है, इफ़ आई वर, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, डॉक्टर ले लेते हैं, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, आई, अब बिल की जगह आप क्या करेंगे, वुड लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक अनरियल वाली सिचुएशन है इसलिए। आई वुड, आई वुड ट्रीट पेशेंट, ठीक है, आई वुड ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स। ठीक है, मैं अगर डॉक्टर होता तो मैं मरीजों का इलाज करता। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए आपने इसमें यूज किया है। अब इसमें क्या है, आप हो नहीं अभी डॉक्टर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। बस इसी इमेजिनेशन के लिए आपको इसमें क्या यूज करना है, इस तरीके की, जो ऐसे बॉस की जगह आपको वर्क करना है, वुड करना है बिल की जगह, है ना। इस सिचुएशन को आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया अपने आप में कुछ होने के लिए। आप इसमें आई बर, यू बर, ही बर, सी बर, मतलब कितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको बर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ कार, अब आई हैव अ कार की जगह आपको आई हैड अ कार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन के लिए हम इसमें पास्ट वाली जो फॉर्म होगी उसका यूज करेंगे इसमें। ठीक है, वैसे रियल में तो हम बोलते हैं ना, पोजीशन के लिए हैव का यूज करते हैं, मेरे पास कुछ है मतलब हैव का यूज करेंगे, लेकिन जब नहीं है, रियल में नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको इसमें हैड का यूज करने का। इफ़
आई हैड अ कार, आई वुड ड्राइव, ठीक है, ऐसे आप इसका यूज करेंगे। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव, अगर मेरे पास कार होती तो मैं कार चलाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं इसी का जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लोज रहेंगे इसी तरीके से। उससे पहले हम समझते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का हम यूज कहाँ पर करते हैं। उसमें भी अनरियल सिचुएशन के लिए आप थर्ड कंडीशनल का यूज करेंगे, लेकिन वो अनरियल सिचुएशन ऐसी होंगी जो कि हो चुकी हैं ऑलरेडी, मतलब पास्ट में हो चुकी हैं वो एक्शंस, मतलब आप उसको अब रिग्रेट कर रहे हैं, आपने वो चांस है ना वो मिस कर दिए हैं, तब उस सिचुएशन में आप थर्ड कंडीशनल का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशनल में क्या था, हम फ्यूचर या फिर प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए, मतलब जो वर्तमान की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की, भविष्य की बात हो रही है, उस सिचुएशन में आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करना है। थर्ड कंडीशनल में क्या है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़ के जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है उस सिचुएशन के लिए आपने इसमें थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप पहले स्ट्रक्चर को देख लें। इफ़ अब इसमें आपको लगाना है हैड लगाना है, ठीक है, हैड लगेगा, सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, आप इसको सेंटेंस में समझेंगे। इफ़ हैड लगेगा मतलब इफ़ आई हैड, ही हैड, सी हैड, कुछ भी हो सकता है, वी हैड। इसके बाद आपको क्या लगाना है इसमें, इसमें आपको लगाना है, क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, उस सिचुएशन को आप देखिए एक बार, हम बनाते हैं ना परफेक्ट में जो हो जाते हैं, तो उसके लिए आप परफेक्ट वाले सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि वो परफेक्ट है, मतलब हो चुकी है वो चीज़ें, आप रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो अनरियल सिचुएशन के लिए आप इसमें बात करेंगे तब आप इसमें हैड ही का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट वाली जो फॉर्म है ना, हैव वैसे लगाते हैं हम रियल में, लेकिन आप इसमें हैड ही लगाएंगे। उसके बाद आप इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, जिसे हम भीतरी बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आप इसमें यूज करेंगे। इसके बाद जो सेकंड क्लोज बनेगा वो कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद आप इसमें वुड लगाएंगे, क्योंकि बिल की जगह आप क्या लगाएंगे, इसमें वुड लगाएंगे। अब वुड के बाद भी एक चीज़ और लगाना है आपको, इसमें हैव लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमने वुड के बाद भी वन लगाते थे, यानी वर्ब की मेन वर्ब। अब इसमें आपको हैव भी लगाना पड़ेगा। चलिए इसको एक सेंटेंस में फॉर्म करके देखते हैं और फिर समझते हैं, इसको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है ना, और मैं फेल हो चुका हूँ, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट आ गया है, अब मैं फेल हो चुका हूँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता तो मैं पास हो जाता। तो ये क्या एक रिग्रेट वाली सिचुएशन है ना इसमें, मतलब मैं पछतावा कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता, लेकिन हुआ क्या, मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की और मैं फेल हो चुका हूँ। अब इसी सेंटेंस को मैं थर्ड कंडीशनल में बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होगी तब। इसको एक सेंटेंस से समझते हैं हम। इफ़, ठीक है, इफ़ आई हैड, इफ़ लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया आई, इसके बाद हैड लगाया, इसके बाद आपने क्या लगाना है, पार्टिसिपल लगाना। इफ़ आई हैड स्टडीड, ठीक है, स्टडी की कौन सी लगेगी, स्टडीड। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है, आपने क्या लगाया, हेड के बाद भीतरी लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, इसके बाद आपने हार्डर, ये तो क्या होगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, हार्डर। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड, अब सेकंड क्लोज में बना रहा हूँ, आई वुड के बाद मैंने क्या बताया, हैव लगाना है आपको थर्ड कंडीशनल में, आई वुड हैव पास्ट। अब इसके बाद भी आपको क्या लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फिर से लगाना है, वर्ब की जो मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी लगाना है आपको, पास्ट पार्टिसिपल लगाना। तो इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ट लगाएंगे इसमें, पास्ट की कौन सी लगेगी, पास्ट, यानी पार्टिसिपल, पास्ट द एग्ज़ाम, ठीक है, इसके बाद द एग्ज़ाम है। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ट द एग्ज़ाम, ठीक है, ये सिचुएशन में आपने थर्ड कंडीशनल का यूज किया है, जो कि रिग्रेट या फिर चांस मिस किया है उसके लिए आप यूज करते हैं। तो हम अब सेंटेंस पे आते हैं, हमारा जो 9th नंबर का क्वेश्चन है काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा, इफ़ आई, अब इसमें आपको क्या लगाना है, बॉस तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशनल है, कंडीशनल में कभी भी बॉस नहीं लगेगा, पर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता या फिर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांग लेता, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग लेता, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th नंबर देखते हैं हम, सी नेवर वॉज हेयर बिफोर, मतलब इसमें क्या यूज करना है, सी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज करना है, और इसके बाद क्या है, हेयर बिफोर। सी नेवर वॉज हेयर बिफोर, कभी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इसको कल करेंगे तो। इसके बाद बी बढ़ते हैं हम, सी वॉज नेवर हेयर बिफोर, ठीक है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉस के बाद क्या फॉलो करता है, बॉस के बाद या तो आईएनजी वाली होनी चाहिए सिचुएशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाली, तभी करेक्ट होता। इसके बाद सी देखते हैं हम, ये भी दोनों इनकरेक्ट है। हैज़ नेवर बीन, मतलब सी के बाद सिंगुलर हैज़ सही है, इसके बाद बीन, मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, परफेक्ट का सेंटेंस हो गया है ना। जब हैज़ हैव बीन हम पढ़ते हैं तब आप किसका यूज करते हैं, किस सिचुएशन का यूज करते हैं आप, इसमें है हैज़ नेवर बीन, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ना, जब हैज़ बीन आ गया, बीन क्या है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की बीन हो जाएगी, है ना, तो इसमें आपने
हैज़ के बाद भीतरी लगाया तो ये कौन सा बन गया, परफेक्ट सेंटेंस बन गया। तो ये एक लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस को दिखाने के लिए हमने इसमें हैज़ बीन का यूज़ किया है। तो सी हैज़ नेवर बीन हियर बिफोर, मतलब वो यहाँ पर कभी भी नहीं आई है, ठीक है, मतलब पहले वो यहाँ पर कभी भी नहीं आई है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, दे इज़ लिविंग इन लंडन नाउ, या फिर दे लिव्स इन लंडन नाउ, या फिर दे आर लिविंग इन लंडन नाउ, या फिर दे लिविंग इन लंडन नाउ। दे एक प्लूरल है और प्लूरल हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा, तो इस तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लिव्स इन लंडन नाउ मतलब दे लिव्स इन लंडन नाउ, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिप्स के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, और ये सिंगुलर वर्ब बन गया, एस लगा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और देखिए यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा। सी ऑप्शन में आर दे के लिए करेक्ट हो जाएगा, और आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दे आर लिविंग इन लंडन नाउ, वे अभी लंदन में रह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 12th नंबर क्या है हमारा, हैव यू एवर ईटन सुशी, डिड यू एवर ईटन सुशी, आर यू एवर ईटन सुशी, या फिर हैज़ यू एवर ईटन सुशी। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा, हैव के साथ यू हमेशा लगता है, ठीक है। तो हैव यू एवर ईटन क्या एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और सुशी। तो इसमें पूछ रहा है वो क्या आपने कभी सुशी ट्राई किया है, मतलब कभी भी, एवर क्या एक एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहा है ना उससे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर कौन सा यूज किया है, परफेक्ट का है, और परफेक्ट में कौन सा है, इंट्रोगेटिव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपने हैव का यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, या फिर द बुक आर ऑन द टेबल, या फिर द बुक वर ऑन द टेबल, या फिर द बुक बी ऑन द टेबल। द बुक एक सिंगुलर है, और सिंगुलर हमेशा सिंगुलर को ही लेगा, तो आर और वर तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लूरल है। बी लगेगा नहीं, द बुक बी ऑन द टेबल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा, द बुक इज ऑन द टेबल, ये पोजीशन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, नाइदर ऑफ देम, है ना, नीदर ऑफ देम आर करेक्ट, या फिर नीदर ऑफ देम हैव करेक्ट, या फिर नीदर ऑफ देम इज करेक्ट, या फिर नीदर ऑफ देम वर करेक्ट। अब इसको समझने के लिए आपने इससे पहले एक वीडियो है उसको आपको देख लेना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला, ठीक है। क्या होता है, नीदर ऑफ देम या फिर ईदर ऑफ देम, नीदर और ईदर ऑफ वाली सिचुएशन होगी हमेशा वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, नीदर ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। आई सॉ अ मैन मतलब मैंने एक व्यक्ति को देखा, विच वॉज वियरिंग अ रेड कैप, या फिर हु वॉज वियरिंग अ रेड कैप, या फिर होज वॉज वियरिंग अ रेड कैप, या फिर होम वॉज वियरिंग अ रेड कैप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हु इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि हु किसके लिए यूज करते हैं हम, एक रिलेटिव प्रोनाउन है ना, आई सॉ अ मैन मैंने एक व्यक्ति को देखा, हु वॉज वियरिंग अ रेड कैप मतलब जो एक रेड कैप है वो पहना हुआ था, है ठीक है, हु वॉज वियरिंग अ रेड कैप। तो ये व्यक्ति किसी पीपल के लिए आप यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। विच किसके लिए यूज करते हैं आप, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज कर सकते हैं आप, पेन पेंसिल बुक किताब कुछ भी हो सकता है ऐसी चीज़ें, है ना, विच का यूज करेंगे आप, तो ऐसे आपको इसका यूज करना है, तो हु इसके लिए करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। 16 को देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, ही ड्रॉप्स सो फास्ट दैट आई एम स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड, आई वर स्केयर्ड, आई वी स्केयर्ड, ठीक है, एम इसके लिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म को फॉलो करेगा, बी होगा नहीं। इसके बाद बॉज पर बचा हमारा, ठीक है, तो आई के बाद हम क्या यूज करेंगे, और इसमें देखना है आपको एक चीज़, ये क्या है यहाँ पर पास्ट की सिचुएशन है ना, तो इधर भी पास्ट वाली सिचुएशन आपको लगाना है, दोनों ही पास्ट की सिचुएशन है। आई के साथ क्या फॉलो करेगा वो आपको देखना है, आई के साथ हमेशा वॉज की यूज करते हैं, तो आई वॉज स्केयर्ड इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ही ड्रॉप सो फास्ट दैट आई वॉज स्केयर्ड, ठीक है, ऐसे आपको इसका यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, 17 नंबर क्या है हमारा वो देखते हैं हम। 17 में क्या है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, आपने किसी से पूछा होगा चलिए वॉक पर चलते हैं, आपने एक तरीके से क्वेश्चन किया है और इधर भी क्वेश्चन मार्क से आपको क्लियर हो रहा होगा, तो उसमें आपको कौन सा जो कन्फर्मेशन के लिए आप बोलते हैं ना, है ना, इस तरह की सिचुएशन होगी, तो आपको इसमें क्या फिल करना है, सेल भी लगेगा इसका, डू भी गलत हो जाएगा, विल भी गलत हो जाएगा, डोंट भी गलत हो जाएगा, सेल भी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन टैग वाली सिचुएशन है ना, तो आपको क्या यूज करना है, इसमें सेल भी यूज करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, विच भी मैट, या फिर बॉट भी मैट, या फिर हु भी मैट। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, ये स्थान के लिए हो रहा है, और स्थान के लिए हमेशा वेयर का यूज करना है आपको। दिस इज द प्लेस वेयर वी मैट, यह है वो जगह है जहाँ पर हम मिले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा 19 में, आई विश आई एम टॉलर, आई वॉज टॉलर, आई वर टॉलर, आई बी टॉलर। अब मैंने क्या बताया, आई विश इच्छा है उसकी, ऐसा ऐसा वो इमेजिन कर रहा है ना, ये भी तो एक इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है, और इमेजिनेशन वाली सिचुएशन होगी उस टाइम आपको क्या यूज करना होता है, वर्ब की जो वर्ब ऐसे बॉज है वो आपको यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में आपको वर्ब का ही यूज करना है, क्योंकि एक अनरियल सिचुएशन है, और अनरियल सिचुएशन में मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ब का यूज करना है। आई विश आई वर टॉलर, काश मैं लंबा होता, है ना, इसमें ये बोलना चाह रहा है वो, काश मैं लंबा होता। अब
20 नंबर देखते हैं हम। 20 नंबर में क्या है, ही इज़ इंटरेस्टेड टू लर्निंग स्पेनिश, ही इज़ इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग इंग्लिश, या फिर ही इज़ इंटरेस्टेड अबाउट लर्निंग स्पेनिश, या फिर ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो इंटरेस्टेड हमेशा इन लेता है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्टेड इन इस तरीके से, ठीक है। तो इंटरेस्टेड इन इसके लिए करेक्ट होगा, ये करेक्ट प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। फिर ये इंटरेस्टेड हमेशा क्या लेता है अपने साथ, इंटरेस्टेड इन, ठीक है। ये आपको इसमें यूज करना है। तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी मोर कॉफ़ी। तो कौन सा इस तरह की सिचुएशन हुई अगर, देखो आई प्रेफर ए टू बी, मतलब कोई बी की जगह आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पर ए को दे रहे हैं। तो भाई इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपको कौन से जो यूज करना है, इसमें आपको टू का यूज करना है, याद रखना, ठीक है। तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, इस तरीके से आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा इसी के बाद। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड, वेरी नाइस, या फिर वेरी बेटर, या फिर वेरी वेल, ठीक है। अब इंग्लिश को डिस्क्राइब करने के लिए आपको इसमें से एक एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह आपको इसमें से एक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेल एक करेक्ट एडवर्ब कहलाएगा इसके लिए, ठीक है। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, क्योंकि इसमें क्या है, जो गुड होगा उसी का एडवर्ब क्या कहलाएगा, वेल कहलाएगा, है ना। एडवर्ब हम हमेशा कैसे यूज करते हैं, लास्ट में यूज करते हैं सेंटेंस में, वेल लास्ट में यूज हो रहा है ना। अगर आप ऐसे बोलते हैं आई एम गुड एट इंग्लिश, तो इसमें क्या हुआ, आपने आई एम गुड एट इंग्लिश, तो ये आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, गुड। गुड किससे पहले यूज किया है, इंग्लिश से पहले यूज किया है, क्योंकि किसके लिए यूज किया है, इंग्लिश को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है आपने यहाँ पर, है ना। इंग्लिश को डिस्क्राइब करने के लिए आपने यहाँ पर गुड का यूज किया है, और गुड किस तरीके से यूज हो रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, तब आपको इस तरीके से यूज करना है, मतलब किसी भी नाउन से पहले उसको डिटेल में या फिर उसकी कुछ विशेषता उसको बताने के लिए आपने उससे पहले एक एडजेक्टिव का यूज किया है, जिसको हम गुड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम गुड एट इंग्लिश, या फिर आई एम गुड एट स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग यहाँ पर बोलने में अच्छा हूँ, तो उसको आपने डिस्क्राइब करने के लिए गुड का यूज किया है एज अ एडजेक्टिव। अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ तो इसमें क्या है, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, मतलब इंग्लिश को, अब स्पीक क्या है, स्पीक को उसने अच्छे से, मतलब उसको विशेषता उसकी बताने के लिए कैसे बोलती है, वो बहुत अच्छी बोलती है ना। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने यहाँ पर एडवर्ब का यूज करना है, तो एडवर्ब हमेशा याद रखना है, ऐसे यूज करते हैं हम। और एडजेक्टिव हम लास्ट में कभी यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। गुड, तो इसके लिए कौन सा होगा, वेल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इसकी जगह पर। तो सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। माई फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर, या फिर माई फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ द वेदर, या फिर माई फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू द वेदर, या फिर माई फ्लाइट वॉज डिलेड वॉज फॉर द वेदर, माई फ्लाइट वॉज डिलेड फॉर द वेदर। तो कौन सा होगा इसके लिए करेक्ट, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि ये किसको फॉलो करती है, एक नाउन को फॉलो कर रही है यहाँ पर, है ना, वेदर, है ना, वेदर के कारण। बिकॉज ऑफ किसको फॉलो करेगी, वेदर को करेगी, क्यों, ये नाउन को फॉलो करेगा। और ड्यू टू होता, ये भी रीजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें ओनली ड्यू है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। माई फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ द वेदर, मतलब मेरी जो फ्लाइट है वो किस कारण से डिले हो गई थी, वेदर के कारण, वेदर खराब हो गया होगा इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम 24 क्या है हमारा। अ पैक ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवर हेड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवर हेड्स, टीम ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवर हेड, अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवर हेड। तो एक किसी समूह है ना, कलेक्टिव नाउन जिसे हम बोलते हैं, इसमें कई सारे लोग होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी एक तरीके के, है ना, तो उसको हम एक ग्रुप बोलते हैं, और हर ग्रुप का एक अपना यूनिक नेम है। तो इस तरीके से इसमें एक वर्ड है, वर्ड का एक ग्रुप है, वो हमारे सर के ऊपर से गया, और उस वर्ड के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे वो इसमें हमको फिल करना है। तो फ्लॉक हम वर्ड्स के जो ग्रुप होगा उसको बोलते हैं। तो अब फ्लॉक ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवर हेड, ठीक है। बंदरों का झुंड होगा, शेरों का झुंड होगा, चींटियों का होगा, तो हम हर किसी को अलग अलग ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। 25 में दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, या फिर दिस इज़ द मोर इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, या फिर दिस इज़ द मोर इंटरेस्टिंग गेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, या फिर दिस इज़ द मच इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। तो आप इस सेंटेंस को उससे समझ सकते हैं, जब आपने डिग्रीज को पढ़ा होगा इंग्लिश में 3 तरह की डिग्रीज होती हैं,
एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए इसको एक बार समझ ही लेते हैं, साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होगी पहली हमारी। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी चीज़ है उसकी क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे ना, हम उसमें किसी से किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, खुद में ही उसकी कुछ विशेषता होगी। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, एक कोई घर है वो बड़ा है, मतलब उसकी विशेषता है वो, कोई पेड़ है वो लंबा है ना, वो व्यक्ति है वो भी लंबा है, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो एक अच्छा टीचर है वो भी उसकी विशेषता है। तो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, दिस ट्री इज टॉल, है ना, तो ये इसकी विशेषता बता दी मैंने, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई हमारी पहली। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का सुन के आपको पता चल रहा होगा कि कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें दो चीज़ होनी जरूरी है, तभी तो कंपेयर होगा दूसरी चीज़ का दूसरी से, है ना, एक चीज़ का दूसरी से तभी कंपेरिजन होगा, जब दो होंगे उसमें, दो सिचुएशन भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको इसको एक सेंटेंस से मैं समझाता हूँ। इसमें मैं लेता हूँ, ऐसे मैं बोलता हूँ, एक ये घर है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, एक ये घर है, एक दूसरा ये है। अब मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, मतलब ये जो हाउस है ये इससे बड़ा है ना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो दिस हाउस इज बिगर। अब आपको इसमें क्या यूज करना है, ई आर आएगा इसमें लास्ट में, हमेशा जो यूज करेंगे ना हम इसमें वर्ब, मैन वर्ब जो भी होगी। ठीक है, बिग की कौन सी आएगी, बिगर आएगी इसमें। इससे पहले हमने क्या देखा था, दिस इज सो बिग, अब इसमें क्या होगा, उसी बिग को हम बिगर बोलेंगे। ठीक है, तो दिस हाउस इज बिगर देन लगा दूंगा, दैट वन मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसकी, ये जो हाउस है ना, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, तो मैं ये यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ दैट वन। ठीक है, ये आपको यूज करना है, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन। तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है, जिसमें एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, कई सारी अच्छा हाउस की एक वो ले लेते हैं हम एग्जांपल, एक घर ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और एक हमारे पास इन सभी में बड़ा है। ठीक है, अब इन सभी में से, मतलब घर एक जैसी चीज़ें हैं, उनमें से हम सबसे जो बिगेस्ट होगी, लंबी होगी, मतलब कुछ अलग ही उन सभी में से उसमें ज़्यादा क्वालिटी है, उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तब आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है। मैं बोलूँगा दिस बिल्डिंग इज बिगेस्ट, मतलब अब सभी बिल्डिंगों में से यही वाली सबसे बड़ी है, इसलिए मैं इसमें बिग की कौन सी फॉर्म यूज करूँगा, बिगेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इसी को बोलते हैं हम, डिग्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे बिग होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, बिगर होता है वो किसके लिए यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, और बिगेस्ट होगा वो सुपरलेटिव में यूज करेंगे। तो इसको एक सेंटेंस से इसी को बनाते हैं हम। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री का हम, उससे समझते हैं। दिस हाउस, या अच्छा इसी को बनाते हैं, दिस इज, रुक जाइए थोड़ा, दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, या फिर ऑन द कॉलोनी बोल सकते हैं, है ना, स्ट्रीट, मतलब ये हाउस है ना सबसे बड़ा है पूरी स्ट्रीट में, है ना। तो इसमें क्या होगा, उस स्ट्रीट में तो कई सारे हाउस होंगे, और उन हाउस में से यही एक ऐसा हाउस है जो सबसे बड़ा है, तो इसी को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको हम इस सेंटेंस को देखते हैं 25 में क्या इसके लिए करेक्ट होगा डिग्री। दिस इज द, अब आपको मैंने बताया था ना, द किसके साथ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर, मोस्ट और इस तरीके के जो लगेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इसके लिए सही होगा, एस टी वाली फॉर्म आपको लगाना है। मोर किसके साथ लगता है, कंपेयर जब आप करते तब, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड, मतलब ये है ही एक ऐसी बुक है जो मुझे सबसे अच्छी लगी। आई हैव एवर रेड मतलब जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी होंगी, कई सारी बुक्स में से, इसमें से यही वाली ऐसी बुक है जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। 26 देखते हैं हम, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, बोथ आर इंजीनियर्स, मतलब दोनों की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर इंजीनियर्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द बेबी इज क्राइंग व्हेन आई एंटर्ड, या फिर द बेबी वर क्राइंग व्हेन आई एंटर्ड, द बेबी वॉज क्राइंग व्हेन आई एंटर्ड, या फिर द बेबी हैज़ क्राइंग व्हेन आई एंटर्ड। तो मैंने बताया था दो सेंटेंस हैं इसमें, दो सेंटेंस किस में यूज होते हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है ना। तो इस सिचुएशन में आप इस तरीके के जो सेंटेंस हैं उनका यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा आएगा, इस तो गलत हो जाएगा, ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है, हैज़ है वो कभी भी आईएनजी फॉर्म फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज़ क्राइंग कभी नहीं होगा।
बॉज और बर बचे। अब बॉज बर हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। बेबी, द बेबी क्या है, एक सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, बॉज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द बेबी वॉज क्राइंग व्हेन आई एंटर्ड, मतलब जो बेबी है वो रो रहा था जब मैं एंटर किया, जब मैं उसमें अंदर गया होगा, रूम की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है ना। जब मैंने एंटर किया था, एंट्री की थी, तब वो बेबी रो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 28 क्या है हमारा। आई विल कॉल यू व्हेन ही कम बैक, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम बैक, या फिर आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम बैक। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट होगा मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, फ्यूचर सिंपल हो गया। वैन जब, अब ही क्या है यहाँ पर, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, कम की, इसमें कम्स है, ई एस वाली लगती है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट होगा। ही कम्स बैक, जब वो वापस आता है तब मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। यू मस्ट डू योर होमवर्क, यू मस्ट मेक योर होमवर्क, यू मस्ट मेड योर होमवर्क, यू मस्ट डज योर होमवर्क। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना, यू मस्ट डू योर होमवर्क। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें तो एक वो लगा है ना यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, मॉडल वर्ब है मस्ट, इसलिए हम इसमें मॉडल वर्ब कोई भी हो सकती है, मे, मस्ट, माइट, है ना, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम V1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, V1 हो जाएगा, जिसे हम बेस वर्ब भी बोलते हैं। तो यू मस्ट, अब मस्ट एक वो है, मॉडल है। ठीक है, मॉडल के बाद आप क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो डू, डज, इनमें से कौन सा इसका बेस वर्ब है, डू एक बेस वर्ब है, इसलिए हमने इसमें डू का यूज़ किया है, ना कि हम इसमें यू को देख के लगा रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। तो कोई भी काम है करने की, तो उसकी जो बेस वर्ब होगी वो डू होगी। तो यू मस्ट डू योर होमवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला है हमारा ही टोल्ड मी दैट, मतलब उसने मुझे बताया, दैट ही सी द मूवी, ही हैड सीन द मूवी, ही सॉ द मूवी, ही सीन द मूवी। तो इसके लिए कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या है ना, टोल्ड एक क्या है, पास्ट की सिचुएशन को दिखा रहा है ना, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, ये पास्ट की बात हो रही है, तो हैड, इस हैड सीन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ही हैड सीन दैट, सीन द मूवी, मतलब उसने वो मूवी देख ली थी या फिर देख चुका था, ऐसा उसने मुझे बताया, है ना। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। आज की क्लास में हमने 30 जो मिक्स्ड MCQs हैं उनको हमने डिस्कस किया। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की अगर वीडियो आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और भी इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।